मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कोर्स की तरफ जाने से पहले मुझे चंद रिक्वेस्ट आई थी इस वीक कि प्लीज़ आप हमें अपडेट दें एमनेस्टी के हवाले से कि उसमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और मैंने सोचा कि पहले इसे शुरू करते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो डिबेट हुई थी लास्ट मंथ, उसमें जो मेन पॉइंट्स थे कि उस डिबेट के जो सब अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, जो लोग यहाँ इलीगल रह रहे हैं, उन सब को एमनेस्टी दी जाए। ये था उस डिबेट का मकसद। अब हुआ ये कि जब एमपीज़ ने बहस की पार्लियामेंट में, एक साइड पर एमपीज़ थे जो लेबर के एमपीज़ थे, जॉन मैकडोनाल्ड और मुख्तलिफ और एमपीज़, जिन्होंने कहा कि जी यहाँ बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स रह रहे हैं यूके में और उनको वीज़ा दिया जाए। लेकिन जो एमपीज़ इमिग्रेंट्स के हक़ में बोल रहे थे, उन्होंने ये साफ ज़रूर कहा था कि जो इस पिटिशन ने कहा है कि सब लोगों को, सब इलीगल इमिग्रेंट्स को एमनेस्टी दी जाए, वो हम सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर कोई शख्स आज यूके एंटर होता है, उसके पास स्टेटस नहीं है, और अगर उस पिटिशन को फॉलो किया जाता, वो बंदा फिर आज वीज़ा ले सकता था। चाहे उसने खाली 2 दिन यहाँ यूके में गुजारे हैं, वो एमनेस्टी का फ़ायदा उठा सकता था। और जो एमपीज़ इस इमिग्रेंट्स के हक़ में बोले थे, उन्होंने ये कहा था कि जी नहीं, ठीक है, माइग्रेंट्स को डॉक्यूमेंटेड किया जाए, लेकिन हम एक ब्लैंकेट पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते। ये थी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरी साइड पर जो टोरी के एमपीज़ थे, उन्होंने कहा था कि जी नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि एक साइड पर रूल्स हैं कि अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, अगर आप रूल्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, फिर आप वीज़ा ले सकते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी कि अगर किसी शख्स को यहाँ 20 साल हो गए हैं, वो वीज़ा ले सकता है। लेकिन जो टोरीज़ के एमपीज़ थे, उन्होंने ये ज़रूर एक्सेप्ट किया था कि जिन शख्स को यहाँ 10 तो लेके 12 साल हो गए हैं, उनको निकालना तकरीबन नामुमकिन है। वो उन्होंने ये कबूल किया था उस डिबेट में। और उन्होंने ये भी कबूल किया था कि जो रूल्स हैं, उनको ज़रूरत है कि उनको चेंज किया जाए। सो ये सबसे अहम पॉइंट था इस डिबेट का, कि जो गवर्नमेंट थी वो एक्सेप्ट करती है कि जो रूल्स हैं उनमें चेंजेस आने चाहिए। और जो एंड में जब समरी दी गई थी, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर केविन फॉस्टर ने अपना बयान दिया था, उसने ये ज़रूर ज़िक्र किया था कि जी कि गवर्नमेंट होके हम रूल्स को अब चेंज करेंगे। अब ये नहीं पता वो कब करेंगे। और मेरे ख्याल में एमनेस्टी तो नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि जो 20 साल की रिक्वायरमेंट है उसको कम किया जाए। हो सकता है उसको 14 ईयर्स पर ले आए, हो सकता है उसको 15 ईयर्स पर ले आए। और दूसरा, मेरे ख्याल में जो डिबेट में उन्होंने ये कहा है, जो काफ़ी लीगल प्रोफेशनल्स मिस कर गए हैं, कि जो 10 ईयर रूट है जो आपको दिया जाता है प्राइवेट लाइफ बेस के ऊपर या 7 साल बच्चों की बेस के ऊपर, उसको हम कम करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि वो 6 ईयर रूट वापस ले आएँ। जो पहले होता था 2012 से पहले, कि अगर आपने 6 साल यहाँ गुजार लिए हैं 3-3 साल की लिमिटेड लीव के ऊपर, उसके बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो इस पिटिशन का जो मेन मकसद था कि सब इमिग्रेंट्स को
एमनेस्टी दी जाए वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो पॉजिटिव इस डिबेट से निकला है वो ये है नंबर 1 कि मीडिया अब इस पर तवज्जो दे रही है। मीडिया के जहन में अब आ गया है कि जी इमिग्रेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है इमिग्रेंट्स के लिए। पहले जो भी गवर्नमेंट करती थी अखबार में बस आ जाता था कि प्रीति पटेल ने या टेरेसा मे ने ये पॉलिसी निकाली है और इससे इमिग्रेंट्स कम होंगे। अब वो भी इस चीज़ को तस्लीम करती है कि इमिग्रेंट्स के साथ एक किस्म की ज़्यादती हो रही है और ये जो इन्वायरमेंट है वो हॉस्टाइल है। सो इससे एक फ़ायदा ये हुआ है। आप देख लें कि पिछले 10-15 सालों में पहले कोई डिबेट हुई है इमिग्रेंट्स के लिए, ये नहीं हुई। अब पहली दफ़ा ये हुआ है और ये सब न्यूज़पेपर्स ने, सब मीडिया आउटलेट्स ने इस पर रिपोर्ट किया है, नंबर 1। और दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं इस डिबेट से वो ये नहीं है कि जैसे लोग यूट्यूब पर कह रहे हैं कि एमनेस्टी आने वाली है, आप एप्लीकेशन डाल दें फौरी तौर पर आप वीज़ा हासिल कर लेंगे। ये पॉइंट हम नहीं ले सकते क्योंकि ये उन्होंने नहीं कहा। कि उन्होंने ये कहा था कि हम एमनेस्टी नहीं देंगे क्योंकि हम समझते हैं वो फेयर नहीं होगा जो माइग्रेंट्स यहाँ लीगली ले रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट हम इससे ले सकते हैं इस डिबेट से वो ये है कि होम ऑफिस अपने रूल्स को अब चेंज करेगी। कब करती है वो किसी को नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि 20 साल रूट को वो कम कर दे, हो सकता है जो 10 ईयर रूट को वो भी उसको कम कर दे। सो इसलिए ये वेरी गुड न्यूज़ है माइग्रेंट्स के लिए। अब सवाल उठता है कि जो व्यूअर्स अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनको यहाँ हो गए हैं 7 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी जितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए, उनको क्या करना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था 2-3 वीक्स अगो, अब आज भी फिर मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि अगर आपने कभी कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, चाहे आप विज़िट वीज़े पर आए हैं, अपने नाम पर आए हैं, आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। इस वजह से नहीं कि आपको एमनेस्टी का कोई फ़ायदा आएगा, लेकिन आपका एक रिकॉर्ड हो जाता है होम ऑफिस में। अब यहाँ लोग कहते हैं नहीं जी मैं तो रह रहा हूँ 2012 से, मैं आया था विज़िट वीज़े के ऊपर, मेरा पासपोर्ट मेरे पास है और इस स्टैम्प से होम ऑफिस अंदाज़ा लगा सकती है कि मुझे यहाँ हो गए हैं तकरीबन 9 साल। प्रॉब्लम आती है कि जब आप अप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ करें जब आपके 20 साल यहाँ हो जाते हैं और आपके पास इतना प्रूफ नहीं होता, फिर होम ऑफिस आपके ऊपर किस्म का एक आर्ग्यूमेंट, एक इल्ज़ाम लगा देती है कि जी हमें कैसे पता कि आप यहाँ लगातार रह रहे हैं, हो सकता है आपने एग्ज़िट कर दी हो यूके से और आप वापस आ गए। इस तरह का ना वो आपके ऊपर एक्यूजेशन लगा देती है। इसलिए जब आप इन टच रहते हैं रेगुलरली होम ऑफिस के साथ, आपका रिकॉर्ड बिल्टअप होता जाता है। चाहे वो आपको रिफ्यूज़ कर दें, लेकिन आपका रिकॉर्ड होता है होम ऑफिस में कि इस बंदे ने 2020 में एप्लीकेशन सबमिट की थी, अब वो 21 में कर रहा है। और जब आप इन टच रहते हैं, इससे आपका रिकॉर्ड बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आपने कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस को कभी नहीं सबमिट की, मेरी आपसे एडवाइस होगी कि आप फौरी तौर पर एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अब जिन लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की थी 3-4 साल पहले और वो रिफ्यूज़ हो गई, अब उनको क्या करना चाहिए। अब मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, एक प्रोफेशनल कह लें, और वो एडवाइस दे रहा था कि जी आप फौरी तौर पर एप्लीकेशन सबमिट कर दें, शायद आप सही तरह एक्सप्लेन करेंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। देखें, अगर आपको यहाँ 8, 9, 10 साल हो गए, आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना चाहिए। चाहे आप 10 साल का प्रूफ क्यों ना दे दें होम ऑफिस को, वीज़ा मिलने में बहुत ही कम चांसेस हैं, अनलेस आपके केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ख़ास वजूहात हैं जिस वजह से आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा सकते, ये आपको मुश्किलात का सामना करना होगा, फिर होम ऑफिस आपको वीज़ा देती है और वो इतना आसान नहीं होता। लेकिन आते हैं मेरे सवाल के ऊपर कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी 3-4 साल पहले और आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया था, फिर आपको अभी क्या करना चाहिए। अब यहाँ आप या तो वेट कर सकते हैं कि अगर कोई चेंजेस आते हैं, या मेरे ख्याल में उन लोगों को मैं एडवाइस दूंगा कि एक सोलिसिटर से मिल लें कि वो असेस कर ले कि इसमें अब क्या हो सकता है। कि एक प्रॉब्लम आपको ये ज़रूर आ सकती है कि अगर फ़र्ज़ करें आप काम कर रहे हैं या होम ऑफिस आपको इनकाउंटर करती है, फिर आपको वो डिटेन कर सकती है और फिर आपको रिमूव भी कर सकती है। इसलिए उन लोगों को मैं एडवाइस दूंगा कि एक सोलिसिटर से एडवाइस ज़रूर ले लें। हो सकता है कि आपके सर्कमस्टांसेस पिछले 3 सालों में इतने बदले नहीं हैं
और एक एप्लीकेशन डालने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि एक सॉलिसिटर हो के हमें एप्लीकेशन के मेरिट्स को भी असेस करना होता है कि अगर इस एप्लीकेशन में जान है या नहीं। हम ये नहीं कर सकते कि जी आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें, अपने पैसे ज़ाया कर दें और बाद में एज ए सॉलिसिटर मैं आपको कह दूं कि जी हमने तो ट्राई की थी। ये भी हम नहीं कर सकते। एज ए सॉलिसिटर अगर हम समझते हैं कि आपके एप्लीकेशन में मेरिट्स नहीं है, फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको एडवाइस करना कि जी ये सूरत हाल है, अब आप अपना फ़ैसला कर लें और हमें भी अपनी राय देनी चाहिए कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए या नहीं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए प्लीज़ इस जो अपडेट के साथ आप ये ले सकते हैं कि नंबर 1 कि मोस्ट लाइकली होम ऑफिस अपने रूल्स को चेंज करेगी। हो सकता है कि उस रिक्वायरमेंट को वो कम कर दे जो 20 साल की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो रूट्स हैं उसको भी वो देख रही है चेंज करने में। उन्होंने ये जाहिर किया, साफ कहा है कि जी हम देख रहे हैं कि रूल्स को चेंज करने में। सो ये मेन पॉइंट्स हैं इस डिबेट के। उम्मीद है आपको इस अपडेट से फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, माजरत चाहता हूँ थोड़ी सी डिले होगी है, लेकिन मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं आपके साथ यह इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी कि मेरा जो आपको शायद याद होगा, तो मैंने कॉल की थी कि मैंने 21 साल हो गए मुझे ना, जी जी यानी कि मई में जी जी दो दफा भेजी, 2 दफा रिफ्यूज कर दी ना उन्होंने जी मेरी। जी 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 मुझे याद है, बिल्कुल याद है। ठीक है, आपको मैंने कहा था ना। जी जी अब उनका लेटर आया मुझे, यही तीन दिन हो गए कि मुझे ये हाजिरी लगाई है, साइन करने आना पड़ेगा। हम्म, ठीक है क्या इसका करूं? ठीक आप है अपना नंबर भी प्लीज मुझे दे दें, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है। ऑन एयर मैं नंबर नहीं दे सकता, अगर आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं वहाँ मेरा नंबर ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। अब उन्होंने आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया है, आपको जाना चाहिए। एज सॉलिसिटर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको एडवाइस करना। यू मस्ट कंप्लाई विद इमिग्रेशन रूल्स, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन रिपोर्टिंग जाने से पहले मैं आपको प्लीज़ एडवाइस करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर एक सिस्टर के पास जाए, उनसे मिल लें एक दफ़ा। आपने, अगर आप मुझसे मिलना चाहती हैं, यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन एक सिस्टर से मिल लें और फिर वो आपको एडवाइस कर सकता है कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि जो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ था दूसरी दफ़ा, उसमें कोई गलती हो होम ऑफिस की तरफ से, उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ जुडिशल रिव्यू। अब अगर 3 माह से ज़्यादा हो गए उस रिफ्यूज़ल को हुए, फिर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि इसमें फ़्रेश एप्लीकेशन भी हो सकती है। वो सब कुछ असेस करना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्टिंग जाने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक सिस्टर से ज़रूर मिल लें। अगर आप मेरी डिटेल्स चाहते हैं, अगर आप इंटरनेट पर जाएँ वहाँ आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। अब ब्रेक से पहले एक बहन ने कॉल की थी और वो बता रही थी कि उनकी एप्लीकेशन को 2 दफ़ा रिफ्यूज़ किया गया है और अब उनको रिपोर्टिंग के लिए भी बुलाया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस केस में मेरे ख्याल में बहुत लाजमन हो जाता है कि आप एक एप्लीकेशन सबमिट करें, क्योंकि एक तो आप होम ऑफिस की अटेंशन में आ गए, होम ऑफिस को पता है आप रहते कहाँ हैं, होम ऑफिस ने आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया है, और तीसरा आपके पास अभी स्टेटस भी नहीं है, और अगर होम ऑफिस आपको पकड़ लेती है वो आपको डिटेन कर सकती है और आपको रिमूव भी कर सकती है। सो इसलिए हर केस को आपको असेस करना होता है, देखना पड़ता है कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अगर एक शख्स को यहाँ हो गए हैं
8 साल, और वो यहाँ रह रहा है और उसने एप्लीकेशन कभी भी नहीं सबमिट की, या उसने सबमिट की थी 2 साल पहले जब उसके 6 साल यहाँ यूके में हो गए थे, और होम ऑफिस ने उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया था। अब उसके 2 साल गुजर गए, 8 साल हो गए यहाँ यूके में रहते हुए, और कोई शख्स उसको एडवाइस देता है कि आप लेटर्स ले आओ ब्रिटिश नेशनल से कि हम आपको जानते हैं 8 बरसों से, वो लेटर्स ले आएँ, 1-2 बिल्स ले आएँ, इससे आपका एप्लीकेशन हम डाल देते हैं। अब इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे ख़्याल में, क्योंकि आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं हुए, और मोस्ट लाइकली होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। इसलिए आपको असेस करना पड़ता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और वो एक सॉलिसिटर ही आपको बता सकता है कि आपको अगला कदम क्या करना चाहिए। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। फर्स्ट वन, मेरी जेआर रिफ्यूज हुई थी के बाद मैंने 14 डेज के अंदर नई एप्लीकेशन डाल दी। राइट। मेरा पूछना ये है कि क्या मेरा 3C ब्रेक हो गई है? टू, मैं फाइल सीकर हूँ, मेरा अंडर अपील हूँ, और एक कंपनी मुझे टीयर 2 के लिए स्पॉन्सर करना चाहती है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ विद इन द यूके। अगर मैं यूके से बाहर फर्ज करें, अगर मैं अपने होम कंट्री में जाके टीयर 2 के लिए अप्लाई, क्या होम ऑफिस का बिहेवियर क्या होगा? मेरे ये 7 ईयर्स ये काउंट करेंगे कि ये पहले भी रहा है कि या मैं सीधे से एक एप्लीकेशन को कंसीडर करके एप्लीकेशन देखेंगे? प्लीज। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने जेआर सबमिट की थी और जेआर आपकी रिफ्यूज़ हो गई, आपके 3C में ब्रेक है या नहीं। अगेन, हमेशा जब लॉन्ग रेजिडेंस के एप्लीकेशंस होते हैं, हमेशा मैं आपको यही एडवाइस करता होता हूँ कि होम ऑफिस से अपना रिकॉर्ड मंगवा लें, और वहाँ देख सकते हैं कि उसमें ब्रेक हुआ है या नहीं। एक सॉलिसिटर के पास जाएँ और वो आपको बता सकता है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जब आप जेआर करते हैं, आपकी 3C कैरी ऑन नहीं होती। जब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, योर 3C एंड्स देयर। सो जब आपने जेआर की, चाहे वो पेंडिंग थी 3, 4, 5 मंथ्स, आपकी 3C वहाँ ख़त्म हो गई। सो इसलिए मोस्ट लाइकली जो फैक्ट्स आप मुझे बता रहे हैं, आपकी 3C ख़त्म हो गई है। लेकिन अगेन 100% कन्फर्मेशन मैं आपको एडवाइस करूँगा इस लिस्ट से मिल लें, और वो फिर आपको डिफिनेटिवली बता सकता है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अभी आप असाइलम सीकर हैं, आपके पास स्टेटस नहीं है, और आपको एक एम्प्लॉयर मिला है जो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है इन कंट्री, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं? अनफॉर्चुनेट नो, क्योंकि उसकी जो स्किल्ड वर्कर वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है एक, वो है कि आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी एन ओवरस्टेयर। अगर आप एक ओवरस्टेयर हैं, आप इस वीज़े का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप अभी वॉलंटरी वापस चले जाते हैं टू योर होम कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, अब दो बैन तो आपको फिल करना होगा जो है 1 साल का, उसके बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। अब होम ऑफिस का बिहेवियर आपके साथ क्या होगा? जाहिर सी बात है कि उनके रिकॉर्ड्स में होगा कि आपने इमिग्रेशन रूल्स को ब्रीच किया है, लेकिन अगर आप, ये डिपेंड करता है स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन में कि अगर आपका एम्प्लॉयर, अगर वो जस्टिफाई कर सकता है कि हमें इस शख्स की ज़रूरत है और क्यों वो ज़रूरत है, डिपेंडिंग ऑन द बिज़नेस, फिर उसमें बात बन सकती है। ये भी है पॉसिबिलिटी कि होम ऑफिस आपके जो कह लें हिस्ट्री की वजह से भी आपको रिफ्यूज़ कर दे, पर लेकिन चांसेस कम होते हैं अगर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से सही तरह वो रीज़न्स दे सकता है कि मुझे इस शख्स की ज़रूरत है, फिर मेरे ख्याल में इज़ अ गुड चांस कि आपका एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे सवाल पूछना था अपने भाई के बारे में ना। वो पाकिस्तान से आया था स्टूडेंट वीज़े पर 2011 में। ठीक है। तो यहाँ उसने मतलब
कॉलेज में दाखिला लिया था वो, जी जी ठीक है उसके बाद वो टॉय का केस आ गया था ना, ठीक है। उसमें उसने मतलब 4 वीक इंटेंशन में भी गुजारे। सॉरी, टॉय के फिर चार्जेस के उन्होंने बाद मुझे आवाज़ नहीं आई, सॉरी दोबारा दोहराइएगा प्लीज़। मतलब टॉय केस आ गया था उस पे ना। जी 12 का एलिगेशन, ठीक है, फिर क्या हुआ जी था? जी, वो फिर डिटेंशन में भी 4 वीक ठीक है, डिटेंशन में था, ठीक है, ओवरस्टेट हो हाँ। गया, ठीक फिर है उसके बाद हाँ ओवर से उसके बाद वो निकल आया था, 2 ठीक साल है यहाँ रहा। और उसके बाद फिर वो क्योंकि वालदा की डेथ हो गई थी तो वो पाकिस्तान 2016 में चला गया था ना। ठीक है अभी इसको नवंबर में 5 साल हो जाएंगे। अगर वो दोबारा आना चाहता है, अगर किसी भी वीज़े पे या स्टूडेंट या स्किल वर्कर पर भी, तो वो टॉय का कोई मसला तो नहीं होगा, या ठीक है, मैं अगर वो देता हूँ, दोबारा आना चाहे, वो ये पूछना चाहती थी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब देखिए, जहाँ तक टॉय की गाइडेंस, आजकल होम ऑफिस की जो पॉलिसी है, अगर किसी शख्स को होम ऑफिस ने इंटरव्यू नहीं किया था, चाहे उसका वीज़ा उन्होंने कैंसिल कर दिया, होम ऑफिस की अब पॉलिसी है कि उसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सो आपको बेनिफिट एप्लीकेंट को देना चाहिए। सो इसलिए अगर आपका जो अभी है ब्रदर, अगर वो अभी पाकिस्तान में है, अगर वो अप्लाई करना चाहता है फॉर एग्जांपल एज ए स्किल्ड वर्कर, और एक आपको स्पॉन्सर यहाँ मिल जाता है, चांसेस मेरे ख्याल में अच्छे हैं कि उसको वो वीज़ा दे देंगे। अगर खुदा ना करे वो उसको रिफ्यूज़ भी कर देते हैं, फिर आपके पास है एवेन्यूज़ जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं इस डिसीजन को, और आप उसका हवाला भी दे सकते हैं। जो होम ऑफिस की जो अभी पॉलिसी है, जो साफ कह रही है कि अगर किसी शख्स को इंटरव्यू नहीं किया गया था एट द टाइम ऑफ द एक्यूजेशन, यू कैन नॉट यूज़ दैट एक्यूजेशन अगेंस्ट दैम, आप उसके खिलाफ वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इसलिए चांसेस अच्छे हैं। जहाँ तक आपने मुझे पूछा था कि अगर स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है, वो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, क्योंकि होम ऑफिस कहेगी कि जी आप पहले आए थे यहाँ, आपने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं किया, अब आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, हम नहीं समझते आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर स्पॉन्सर मिल जाता है फॉर अ स्किल्ड वर्कर, उसमें मेरे ख्याल में अच्छे चांसेस हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, वालेकुम सलाम। कमरान साहब, मैंने आप आगे भी आपसे 2-3 दफ़ा बात हुई है। बेसिकली मेरी सिस्टर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, तो उनका ये फैमिली परमिट होम ऑफिस वालों ने इशू करके तो पासपोर्ट होल्ड रखा एंड 30 जून। अभी हमें लेटर उन्होंने जो है वो भेज दिया है कि जी आप क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है। तो अब उनको हमने दोबारा लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली शी इज ब्रिटिश सिटीजन, तो वो उसमें फॉल करती है। तो उन्होंने उस मिस्टेक को कंसिडर तो किया है कि ठीक है हमसे गलती हुई है और हम इसको दोबारा रिकंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि पॉजिटिव चांसेस हो सकते हैं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, मेरे ख्याल में इसमें अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपकी जो सिस्टर की रिलेशनशिप थी बिफोर 31 जनवरी 2020, जो जाहिर सी बात है थी, फिर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमारे पास टाइम लिमिट था अंडर सुरेंद्र सिंह टिल मार्च 2022 विच इज़ नेक्स्ट ईयर, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस इसमें अपना फ़ैसला बदल देगी। अब यहाँ एक और भी सवाल आता है कि होम ऑफिस आपको ये भी कह सकती है कि आप अंडर EU सेटलमेंट स्कीम परमिट पर अप्लाई करें, उस बेस पर भी आप ले सकते हैं अपना सिस्टर का वीज़ा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप वेट करें कि होम ऑफिस का क्या जवाब आता है। अगर वो फैसले को बदलते हैं, अगर नहीं बदलते, फिर आप अपना अगला कदम उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक सवाल था ये कि जो मेरा रिफ्यूज़ हुआ था फर्स्ट ट्राइब्यूनल से मेरी साइलम की अपील, तो उसके बाद हमने दोबारा रिक्वेस्ट की मेरे सोलिसिटर ने कि हमें परमिशन ऑफ अपील दी जाए अपर ट्राइब्यूनल में। ठीक है, वो उन्होंने दे दिए सब ग्राउंड में। तो मेरा सवाल ये था कि जो एरर ऑफ हेयरिंग होती है, ये इसका क्या होता है कि जब आप फर्स्ट ट्राइब्यूनल से अपील मांगते हैं, आप परमिशन ऑफ अपील अगर आपको ग्राउंड दे दें, तो वो क्या उसमें होता है? तो वो इसलिए आपको अलो करते हैं अपर ट्राइब्यूनल में? ठीक है मुझे ये बात बताएं। अलो करते हैं कि ये एक डिफरेंट मैटर है? जी जी, मुझे ये बात बताएं, जो आपकी फर्स्ट ईयर में अपील हुई थी वो असाइलम अपील थी या ह्यूमन राइट्स? ये असाइलम ह्यूमन राइट्स। असाइलम और ह्यूमन, लेकिन ज़्यादातर किस पर आपने फ़ाइट की थी, असाइलम के ऊपर या ह्यूमन राइट्स के ऊपर, रेजिडेंस के ऊपर कि मुझे 8-10 साल यहाँ हो गए, या आपने फ़ाइट की थी जान को ख़तरा? दोनों में की थी। और जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल है, असाइलम का केस है ना, असाइलम का केस
जब बेसिकली उन्होंने जज ने एक्सेप्ट नहीं किया था जी जी। कि ये तो यानी कि टोटली यानी कि उसने उसको यानी और आगे रख दिया ना। लेकिन जो हेमोराइज में था उसमें कुछ उसने बातें मानी है, लेकिन कुछ में वो कह रहा है जैसे को मेडिकल रिपोर्ट्स मेरी, ठीक है, उसमें उसने रिलाई नहीं किया ताकि वो यूके की मेडिकल रिपोर्ट्स थी। तो फिर वो जो मेरे सोलिसिटर था जो मेरा बिस्टर, वो कहते कि जज ने गलती की है, यानी कि वो उसने मेडिकल रिपोर्ट को इग्नोर किया है ना। मैंने फिर परमिशन ऑफ अपील मांगी थी उनसे अपर ट्राइब्यूनल में। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आपको परमिशन ग्रांट की जाती है कि एक फर्स्ट टियर ट्राइब्यूनल ने सही तरह आपके अपील को कंसिडर नहीं किया, ज़्यादातर जिस पॉइंट पर उसने गलती की होती है उस पर हेयरिंग होती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फर्स्ट ईयर जज ने आपकी रिपोर्ट्स को सही तरह कंसिडर नहीं किया, फिर उस पॉइंट पर वो कंसिडर करते हैं कि जी वाकई वो एक मटेरियल एरर था और उस रिपोर्ट को कंसिडर करना चाहिए, और उस रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं। कभी कभी ये होता है जब अपर ट्राइब्यूनल में हेयरिंग होती है, जो जज बैठा होता है वहाँ वो डायरेक्शन दे देता है कि दोबारा हेयरिंग हो। सो दोबारा ये केस नीचे जाए फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में और सारी हेयरिंग दोबारा शुरू हो और फिर एक नया जज इस पर फैसला करे। ये भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है आपके केस में कि जब आप हेयरिंग पर जाते हैं अपर ट्राइब्यूनल में जज कौन सा मौक़िफ़ लेता है इस केस में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट तो जिंदानो जो केस आया हुआ है उसके अंदर अगर हमें डालना है तो किसी ने बोला कि अगर आपका 2.5 साल का वीज़ा चालू है, 2.5 साल का मतलब, तो फिर वो आप का कैंसिल हो जाएगा। ये आपने किसने बताया है? पता नहीं, कोई किसी लॉयर ने बोला है। कौन सा लॉयर है? अबे तो हम नहीं बता सकते। ठीक है। किसी ने बोला कि ये कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा अगर डालते हैं तो अभी कोई चांस है हमारा डालने का? अभी आपके पास वीज़ा है या नहीं? अरे हाँ, 2.5 साल का वीज़ा है हमारे पास। ठीक तो है। 10 ईयर रूट पर है। और आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है? मतलब 10 ईयर का 10 ईयर रूट का जो 2.5 साल का भी वीज़ा है ये कब एक्सपायर हो रहा है? अभी तो बहुत लॉन्ग टाइम बाद। कितना लॉन्ग टाइम है? आई थिंक नेक्स्ट 2 ईयर। 2 ईयर्स। इतना मतलब कि तकरीबन अभी 24 मंथ्स आपके रहते हैं। 6 माह पहले आपको वीज़ा मिला था, राइट? वीज़ा मिला, हाँ राइट। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप ज़मरानो की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपके लीव को वो कैंसिल नहीं करेंगे, चाहे आपकी ज़मरानो एप्लीकेशन बाद में रिफ्यूज़ भी हो जाती है। जो आपका ये 2.5 साल का वीज़ा ये चलता रहेगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। जो सिस्टर ने आपको बताया उसने आपको गलत बताया। लेकिन मेरा आपसे ये मशवरा होगा, जो ज़मरानो रूलिंग आई थी 2 माह पहले, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जिन लोगों के पास वैलिड लीव टू रिमेन है ऑलरेडी या बाद में उनको मिलती है, वो एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। और अभी कोर्ट ऑफ अपील की हेयरिंग दिसंबर 2021 की सेट हुई है, मेरे ख्याल में 7 दिसंबर को। जैसे ही वो हेयरिंग की जजमेंट आ जाती है, फिर आपको तय करना चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप पहले अप्लाई कर देते हैं और आप सिस्टर को फ़ीस भी देते हैं और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, 2.5 साल का वीज़ा तो आपका रहेगा, लेकिन जो पैसे आपने दिए हैं सिस्टर को ज़मरानो एप्लीकेशन के लिए वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मेरी राय ये है कि आप दिसंबर का वेट करें। जैसे भी फाइनल जजमेंट आ जाती है उसके बाद आप फिर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, कि आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर मुझे मिलना चाहते हैं मुझे मिल भी सकते हैं। और जो बहन भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और उनकी टाइम नहीं आ रही, आप फिक्र मत करें। आज शाम को हम ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लगाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो आप सर्च कर सकते हैं कामरान एजाज। अगर आप यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ आप मुझे कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। एक शर्त है कि आपने फॉलो करना होता है और उस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके सवाल हैं आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। आजकल आपने न्यूज़ पर देखा होगा कि जो बुरे हाल हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में, जहां तालिबान लड़ रही है गवर्नमेंट के फ़ौजियों के साथ और वापस आ रही है पावर में, और जो UK और अमेरिका की गवर्नमेंट है वो तालिबान को नहीं एक्सेप्ट करती एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब जो बहन भाई यहाँ अफ़गानिस्तान से है और उन्होंने यहाँ असाइलम क्लेम की थी और उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी क्योंकि वो तालिबान से भाग के यहाँ UK आए थे, उनके लिए मेरे ख्याल में गुड न्यूज़ है कि आप एक सॉलिसिटर के साथ फौरी तौर पर रब्ता करें, और अगर आपके सर्कमस्टांसेस अब चेंज हुए हैं या आपके सर्कमस्टांसेस पहले सही तरह कंसिडर नहीं किए गए थे क्योंकि अब तालिबान वापस पावर में आ गई है, मेरे ख्याल में आपको वीज़ा मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप अफ़गानिस्तान से हैं और आप यहाँ UK आए थे तालिबान से भाग के आके, फिर आप ज़रूर एक सॉलिसिटर से मिले। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव होने। जी जी, आप लाइव होने, जी फरमाइए। मैंने आपसे बात की थी प्राइवेटली ऑन योर ऑफिस। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी आ रही है, जी फरमाइए। मैंने आपसे पूछा था कि मैं आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 21 इयर्स। ओके, उसके लिए अपने वो कुछ लास्ट में उसने मांगा था कोई तुम्हारा फ्रेंड या जानने वाला है उसका रेफरेंस दो। वो रेफरेंस दे दिया। उस टाइम पे हमारा वकील बोल रहा था कि उसको 4 दिन 5 दिन में जवाब देगा, लेकिन आज 1.5 महीना हो गया, महीना 1.5 महीना। इसके लिए आगे क्या करना चाहिए? आई ऑलरेडी कंप्लीटेड 21 इयर्स एंड आई एम ओल्डर पीपल, आई एम डेस्परेट, मी एंड माय वाइफ living depending with somebody else, depending with some desperate at the moment. But when did you make the application itself? No, actually that solicitor is also, I got some application with. जी जी, नहीं, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी वो आपने कब सबमिट की थी? 6 माह पहले, 8 माह पहले, 9 माह पहले? अगस्त 2020 में की थी। अगस्त, ठीक है। बाद मैं दिसंबर और फरवरी में चेक किया। जी जी, वो बोले कि RCM में है। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद पता किया तो बोला कि आप एक रेफरेंस दे दो, 4-5 दिन 6 दिन में आपको जवाब आ जाए। ठीक है। और उसके बाद महीना 1.5 महीना निकल गया, स्टिल नो आंसर। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट की थी या आपने फर्दर सबमिशंस की हैं, क्योंकि अगर RCM ने आपको ईमेल लिखी है रिफ्यूज़ केस मैनेजमेंट, हो सकता है आपने सेक्शन 120 स्टेटमेंट सबमिट की होगी या आपने फर्दर सबमिशंस किए हैं, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। लेकिन अगर केस वर्कर ने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें कोई प्रूफ भेजें और अभी 6 वीक्स हो गए हैं, बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप अपने सॉलिसिटर को कहें कि एक पोलाइट सा ईमेल केस वर्कर को लिखें कि जी इज़ देयर एनी अपडेट, अब आप कहाँ तक पहुँचे हैं प्लीज़। जो हमारा क्लाइंट है वो काफ़ी परेशान है, उसको 21 साल यहाँ हो गए हैं, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको ज़रूर बताएगी वो कहाँ तक पहुँची है, एक अपडेट आपको देगी। हो सकता है कि 1-2 माह और लग जाएँ, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस की वजह से जो केस वर्कर्स हैं उसमें उनके केसेस में काफ़ी बैकलॉग है। मैं भी एक केस वर्कर से बात कर रहा था लास्ट वीक, उसने मुझे ये बताया कि ज़्यादातर केस वर्कर्स को फ़ी वेवर की डिपार्टमेंट में लेके जा रहा है, अभी वहाँ काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें आजकल जो फ़ी वेवर के एप्लीकेशंस हैं वो भी आज 2-3 मंथ्स लग रहे हैं डिसाइड होने में। से इसलिए काफ़ी बैकलॉग है होम ऑफिस में। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक पोलाइट सा ईमेल उनको भेज दें और वो फिर आपको बताएंगे वो कहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा पाकिस्तान बॉन्ड है
और मुझे ये पूछना है कि 10 साल इधर उसने कंटिन्यू निकाले थे और बाद में उसके 2.5 साल का वीजा मिला था, ठीक है। अब मुझे ये पूछना है कि उसको 5 साल के ऊपर मुझे मेरे पास कोई स्कोप है कि मैं 5 साल के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। आपका जो बेटा है वो कहाँ पैदा हुआ था, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पैदा हुआ था। और अभी उसके पास 2.5 साल का वीज़ा है? जी ठीक है, आपके पास भी 2.5 साल का वीज़ा होगा मेरे ख्याल में। हाँ, हम ठीक है, दोनों और माँ आप बेटे दोनों के का पास वीज़ा सेम टाइम 2.5 एक्सपायर हो रहा होगा, राइट? जी हाँ जी। ठीक है, अब बच्चे की एज कितनी है? बच्चे की एज है नियरली 18 ईयर। 18 ईयर, 17 साल का है तकरीबन। 17 फिनिश होने की तैयारी है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि आपका जो बेटा पाकिस्तान में पैदा हुआ था वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और क्योंकि वो आपका डिपेंडेंट है, जब आपको ILR मिलेगा फिर उसको भी मिलेगा सेम लाइन, और फिर 1 साल बाद वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेगा। अगर वो यहाँ पैदा होता और उसके 10 साल यहाँ हो जाते रहते हुए फिर वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन एयर। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कामरान सलाम। साहब बात कर रहे हैं? जी कामरान साहब बात करें। जी जी जनाब, असल में ये है कि मैंने क्विक ये पूछना है कि मुझे 10 साल हो गए इस कंट्री में रहते हुए। राइट। तो अप्रैल में आया था 10 साल पहले में। तो अब जो है फिलहाल मेरे पास कोई एप्लीकेशन मैंने डाली नहीं है होम ऑफिस। कभी भी नहीं तो डाली? असाइलम डाला था लेकिन वो रिफ्यूज हो गया था। वो कब डाला था तो आपने? वो मेरा तकरीबन 3 साल हो गए इस बात को। तो मेरा ठीक है। कुछ बन नहीं सका था असालम का, तो लेकिन मैं साइनो पे जा रहा था सिविल से, लेकिन मैं असालम विथड्रॉ हो गया था ऐसा बाद में ना, मेरा जी ये हुआ था। उसके बाद से कोई एप्लीकेशन मेरे को थी नहीं कि मुझे कुछ मिलती है एप्लीकेशन। तो ये बात थी, तो साइनो पे था मैं। तो उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से साइनो का भी मसला खराब हो गया थोड़ा सा। जी तो उसके बाद से मुझे अभी जाके 10 साल हुए हैं। तो ये है, तो इस सूरत में कुछ मेरा बनता है यहाँ पे, कुछ लॉ आता है इनका, कुछ ना कुछ मैं एलिकेट करता हूँ, मतलब किसी में कुछ शामिल होता हूँ कि कहीं ना कहीं से मुझे वीज़ा दिया जाए, ग्रांटेड किया जाए, कुछ ऐसा बन सकता लास्ट है। एप्लीकेशन आपने कब सबमिट की थी, जो असाइलम थी या जो भी है, वो कब आपने की थी? असल में 5 साल हो गए इस बात को। जी मैं डिटेन हुआ था। जी तो ठीक है, वो वहाँ आपने डिटेंशन में असाइलम क्लेम की। ठीक है। जी हाँ, वहाँ से मैंने मजबूरी में कर दिया था असाइलम क्लेम। हाँ। तो मेरे फ्री लॉ सॉलिसिटर जो थे ना अंदर, जो एड होता जी है, जी फ्री मैं एड समझ करा, गया, उन्होंने लीगल मुझे एड छुड़वा सिस्टम। दिया था। जी तो रिलीज कर दिया था मुझे। उसका रिलीज करने के बाद जो है मैं साइनो पे लगा हुआ था। ठीक है। तो कोई एप्लीकेशन मेरी बन नहीं रही थी। तो वकीलों ने यही कहा बस टाइम गेन करते रहो आप, यही है ये है, तो कोई बनता नहीं है आपका ना अभी जी टाइम पे बस। ठीक है, मैं तो देता मेरा हूँ। स्टेटस किस टाइम पे क्या है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता है कि मेरा कुछ अभी इस टाइम पे है कुछ, क्योंकि क्या पता ये नरम दिल हो गया, ऐसा कुछ लग रहा ठीक है है, मुझे कोरोना वायरस की वजह से। मैं तो देता हूँ कुछ आपके बनता सवाल है। का जवाब। बहुत शुक्रिया बड़ी आपके कॉल का। मेहरबानी। अब आपके यहाँ 10 साल हो गए हैं। अब रूल्स तो यही कहते हैं कि जब बंदे के यहाँ 20 साल हो जाएं, 20 ईयर्स, फिर हाँ आपको वीज़ा देंगे। अब एक और इसमें कैटेगरी है अपेंडिक्स FM में कि आप यहाँ UK में रह रहे हैं 20 साल से कम, बट आपको अगर वापस अपनी होम कंट्री में भेजा जाएगा, यू विल हैव सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स टू इंटीग्रेट इनटू योर होम कंट्री। सो ख़ास मुश्किलात का सामना करना होगा, और उस बेस पर आप वापस नहीं जा सकते। सो इट्स अ वेरी हाई थ्रेशहोल्ड। अब अगर पिछले 5 सालों में आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर है, रिलेशनशिप या मेडिकल रीजंस, फिर तो आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और उसमें अच्छे मेरिट्स होंगे। लेकिन अगर आपके सर्कमस्टांसेस बिल्कुल सेम हैं, आप यहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं और आपकी फैमिली पाकिस्तान में है और आप वैसे बस यहाँ सेटल होना चाहते हैं, फिर तो इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपको अभी वीज़ा हासिल करने में। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप एक सिस्टर के पास चले जाएं, वो फिर आपको बता सकता है कौन कौन से रूट्स आपके लिए अवेलेबल हैं और उनका आप फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगली, और लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, एक सवाल जो मुझे आज इस वीक पूछा गया था वो था कि EU नेशनल्स फ़ोन कर रहे हैं यूरोप से कि हमें अब पासपोर्ट मिल गया है, हम UK एंटर हो सकते हैं या नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, वो पूछ रहे हैं कि अगर हम यहाँ UK एंटर हो जाते हैं, हम यहाँ
वर्क परमिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन कंट्री और फिर यहाँ काम कर सकते हैं या नहीं। अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ आ तो सकते हैं ऑन विज़िट वीज़ा, लेकिन आप अब परमानेंटली यहाँ सेटल नहीं हो सकते। होम ऑफिस का ये कहना है कि यू मस्ट गो बैक टू योर होम कंट्री अनलेस आप 31 दिसंबर से पहले यहाँ एंटर हुए थे, फिर आप यहाँ परमानेंटली रह सकते हैं। अगर आप उसके बाद यहाँ एंटर होते हैं, चाहे आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, आप परमानेंटली यहाँ यूके में नहीं रह सकते। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि अगर आप यहाँ विज़िट पर आ जाते हैं और आपको एक एम्प्लॉयर मिल जाता है जो कहता है कि मैं आपको स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, आप यहाँ काम कर सकते हैं या नहीं। अगेन आप नहीं कर सकते। इन कंट्री एप्लीकेशन एज ए नेशनल आप नहीं सबमिट कर सकते, आपको वापस जाना होगा और वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अगर आपका जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको इशू करता है, फिर आप स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप एंटर कर सकते हैं स्किल्ड वर्कर हैविंग एंट्री क्लियरेंस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियन नेशनल्स। एक और जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो एक सवाल मुझे पूछा गया था इस वीक, था कि जो ईए फैमिली परमिट्स जो अपील्स मंजूर हुई हैं और होम ऑफिस अब वो चिट्ठी दे रहा है कि हम 30 जून के बाद ये फैमिली परमिट इशू नहीं कर रहे, चाहे आपने अपील अपनी जीत ली है। अभी तक इसमें होम ऑफिस ने कोई रोशनी नहीं दी। मीडिया में थोड़ा सा इसको रिपोर्ट किया गया है, लेकिन अभी तक होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया। मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल में इसको जुडिशल रिव्यू ही करना होगा चैलेंज करके, और फिर उसके बाद होम ऑफिस अपना फ़ैसला मेरे ख्याल में बदलेगी। फ़िलहाल अभी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और मैं उन लोगों को गुजारिश करूँगा जिनके अपील्स, ये फैमिली अपील्स मंजूर हुए हैं, कि वो एक सॉलिसिटर से मिल लें जो उनको एडवाइस कर सकता है नेक्स्ट स्टेप उनको क्या उठाना चाहिए। लास्ट वीक मुझे एक क्लाइंट आए थे और उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था कि नेशनलिटी जब हम अप्लाई करते हैं, हमें काम दिखाने की ज़रूरत होती है या नहीं। उस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी आपको डालना चाहूँगा कि जब आप कोई नेशनलिटी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसमें कोई काम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ज़्यादातर वो रेजिडेंसी को देखते हैं कि आप यहाँ पिछले 5 साल में यूके में रह रहे थे या नहीं। चाहे आपने काम नहीं किया या आपने खाली 2-3 माह काम किया 1 साल में, फिर आप अनएम्प्लॉयड थे, फिर आपने दोबारा काम शुरू कर दिया है, या आपने काम पिछले 5 साल में किया भी नहीं है, वो देखते हैं कि आपकी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट कि आप यहाँ रह रहे थे। अगर आप यहाँ रह रहे थे, फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो चेक करते हैं कि आपके एब्सेंसेस, और अगर आप एज एन इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास एक ब्रिटिश स्पाउस नहीं है या ब्रिटिश पार्टनर, और आप अप्लाई कर रहे हैं ब्रिटिश नेशनैलिटी, आपने साबित करना होगा पिछले 5 सालों में आपने 450 डेज से ज़्यादा यूके बाहर नहीं गुजारे। सो दैट्स नंबर 1। और जिस दिन आप अप्लाई करते हैं, आपने प्रूव करना होता है कि आपने 90 डेज़ विद इन द लास्ट 12 मंथ्स यूके के बाहर नहीं गुजारे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 2 रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफ़िल करें। उसके साथ साथ जो A1 इंग्लिश टेस्ट है, B1 इंग्लिश टेस्ट और लाइफ इन द यूके टेस्ट। सो दीज आर द मेन की पॉइंट्स। लेकिन जब यूरोपियन नेशनल्स अप्लाई करते हैं फॉर नेशनैलिटी, और अगर आपको इशू किया गया था ए रेजिडेंस, अगर आप यहाँ एंटर हुए थे बिफोर द सेटलमेंट्स की, और अब आप अप्लाई करते हैं फॉर नेशनलिटी के लिए, आपको साबित करना होगा कि आप यहाँ ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे थे और आप यहाँ काम कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ एंटर हुआ था 2015 में, उस टाइम EU सेटलमेंट स्कीम नहीं थी, और मेरे 5 साल पूरे हो जाते हैं 2020 में, चाहे मुझे इंडेफिनिट मिल गया है, अब मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता हूँ, मुझे साबित करना होगा 2015, 16, 17 इस दौरान मैं काम कर रहा था। अगर मैं काम नहीं कर रहा था, होम ऑफिस मेरी नेशनलिटी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकती है। थोड़ी सी एक्सेप्शंस है इसमें, लेकिन
पॉसिबिलिटी है होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे। सो EU नेशनल्स के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, आपने साबित करना होता है आप काम कर रहे हैं। अगर आप एक नॉन EU नेशनल हैं, डिपेंडेंट हैं, फिर आपको काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इंटरनेशनलिटी एप्लीकेशन। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीक का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे कोई भी सवाल वहाँ पूछना चाहते हैं कमेंट्स में, आप मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 तो लेके 7 बजे, सिर्फ वीरस TV पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।